हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द बेस्ट बिजनेस लोन सीरीज के वीडियो 3 में। इससे पहले हमने दो वीडियो के बारे में बात कर चुका हूं। पहला बात किया था पीएमईजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, और दूसरा हमने बात किया था पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जहां पे हमने बताया था कि पीएमईजीपी के द्वारा आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हो सकता है आपके बिजनेस के लिए ये लोन स्कीम ही सूट करता हो। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टैंड अप इंडिया के बारे में। आज हम स्टैंड अप इंडिया के पूरे डिटेल्स को देखने वाले हैं कि आखिर स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम जो है उसमें हमें कितना लोन मिलता है। तो स्टैंड अप इंडिया सबसे पहले 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? पिछड़े वर्ग या वोमेन्स के लिए। अक्सर हमें देखा जाता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो बनिया लोग हैं, वो तो बिजनेस में अपना कदम जमा चुके हैं, वो धंधा तो ठीक ठाक से कर रहे हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जो SC ST लोग हैं या फिर जो कुछ महिलाएं हैं, वो बिजनेस में आगे नहीं आ पा रही है। तो उन लोगों को मदद करने के लिए, उन लोगों को बिजनेस में पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया स्टैंड अप इंडिया के द्वारा। उन लोगों को फंडिंग दिया जाता है, क्योंकि जो बैकवर्ड लोग होते हैं, महिलाएं होती है, उनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता, वो बिजनेस नहीं कर पाते। उनके मन में अगर बिजनेस के लिए कुछ आइडिया आता भी है तो वो वहीं दफन हो जाता है, क्योंकि उसे इनिशियली जो फंड होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया को लॉन्च किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग ऐसे हैं जो स्टैंड अप इंडिया का फायदा उठा सकते हैं। क्या जो जनरल लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी में या जो अदर कास्ट कैटेगरी में आते हैं, वो लोग के लिए स्टैंड अप इंडिया में कोई जगह नहीं है? क्या उनको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है? तो ऐसा नहीं है। जो अदर कास्ट कैटेगरी से हैं, जो जनरल हैं, उनके लिए भी कुछ नियम है, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो सब चीज हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला है SC ST या कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन। जो भी SC ST है या वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ ही जो भी एंटरप्रेन्योर है वो 18 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये जो स्टैंड अप इंडिया लोन है उसको सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही लागू किया गया है। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स मींस कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन अपना स्टार्टअप नए तरीके से कर रहा है, नए सिरे से कर रहा है, उसका कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है, वो पहले से उस कंपनी को नहीं चला रहा है। मतलब स्टैंड अप इंडिया के द्वारा जो भी लोन में आपको जो कैपिटल मिलने वाला है, जो अमाउंट मिलने वाला है, उसको आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जो पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, उस पर नहीं लगा सकते हैं। आपको नया और फ्रेश बिजनेस बनाना पड़ेगा, आपको नया कंपनी बनाना पड़ेगा, तभी आपको स्टैंड अप इंडिया के द्वारा लोन मिल सकता है। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो या फिर ट्रेडिंग या फिर कोई एक्टिविटी अलाइड टू एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर हो, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए, नया कंपनी बनना चाहिए, तभी आपको स्टैंड अप इंडिया के द्वारा लोन मिल सकता है। कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, ये कोई भी सेक्टर हो चलेगा, लेकिन नया होना चाहिए। उसके बाद कुछ क्या कैटेगरी है? जो कंपनी आप बना रहे हैं, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पार्टनरशिप है, तो उसमें जितने भी बोर्ड्स ऑफ मेंबर होंगे या जितने भी पार्टनर्स होंगे, उसमें से 51% जो शेयर होल्डर है वो किसी SC ST या कोई वोमेन के नाम पे होना चाहिए, तभी आपको स्टैंड अप इंडिया के द्वारा लोन मिल सकता है। यहां पे आता है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं या फिर अदर कैटेगरी के कास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, वो यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और आपको स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के द्वारा लाभ लेना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा मेंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके नाम पे आप अपने कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग स्टेक दे सके। उसके बाद आपको स्टैंड अप इंडिया का लोन मिल सकता है। आपके कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग किसी SC ST या कोई महिला के नाम पे होना चाहिए। उसके बाद आता है जो एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई बिजनेसमैन जो है वो बैंक के द्वारा डिफॉल्ट घोषित नहीं हुआ हो। ऐसा होता है कई बार कि जो बिजनेसमैन है या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल आदमी ऐसा होता है कि वो बैंक से लोन लेता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेता है और उसको सही टाइम पे रीपेमेंट नहीं करता, उसको वापस नहीं करता है, तो बैंक वाले उसको डिफॉल्ट घोषित कर देते हैं। तो ऐसा कोई केस उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हो, बैंक उसको डिफॉल्ट घोषित नहीं किया हो। उसके बाद क्या होता है
कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, बैंक को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, आप जो अपनी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, जो भी बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, अगर उसका वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है, मतलब अगर आप लोन 50 लाख से ज्यादा का लेना चाहते हैं, तो उसमें 15% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको 15% खुद देना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि 50 लाख है तब आपको 15% देना पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम का ये नियम ही है कि अगर आप 10 लाख लें, 20 लाख लें या 50 लाख लें, उसमें से आप जितना भी आप लोन लेना चाहते हो उसका 15% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप 50 लाख लेना चाहते हैं तो आपको उसमें से 7.5 लाख रुपए आपको खुद से देने पड़ेंगे, बाकी का 42 लाख रुपया आपको बैंक देगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा स्टैंड अप इंडिया लोन लेने के लिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी है, अगर आप ये सारी चीजें के लिए एलिजिबल है तभी आपको स्टैंड अप इंडिया के द्वारा लोन मिल सकता है। और जितने भी बात मैं ये कह रहा हूं, ये यूं ही हवा में नहीं बोल रहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये रिपोर्ट जारी किया हुआ था कि 2022 में ही 1,33,995 लोग ऐसे थे जिसका लोन सैंक्शन हो चुका था, और इस 1,33,995 लोगों को 30,160 करोड़ रुपए अमाउंट जो है उसको सैंक्शन हो चुका था। उसके बाद साल 2022 में भी बहुत सारे न्यूज वाले ने इसको कवर किया कि साल 2022 आते आते ये 30,000 करोड़ बढ़ के 40,700 करोड़ हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जो सरकारी लोन स्कीम है इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे काम भी हो रहा है और लोगों को लोन मिल भी रहा है। तो बेफिक्र रहिए, अगर आप बिजनेस को लेकर के बिल्कुल तैयार है, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपके पास बिजनेस करने का एनर्जी है, तो आपको डेफिनेटली लोन मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर बेनिफिट क्या है, स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम का हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। इंटरेस्ट रेट आपको इस तरह से जोड़ा जाएगा, यहाँ पे MCLR प्लस 3% और प्लस टेन्योर प्रीमियम। MCLR क्या होता है, कोई भी बैंक हो उसका एक मिनिमम बेस होता है कि उससे नीचे वो लोन दे ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं MCLR। तो कोई भी बैंक का जो मिनिमम बेस है उस पे 3% जोड़ा जाएगा, उसके बाद टेन्योर प्रीमियम, इतना आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसके बाद लॉन्ग रीपेमेंट टाइम, आपको हाईएस्ट 7 साल तक का टाइम मिलता है, इस लोन को वापस करने के लिए आपको 7 साल का समय मिलता है। साथ ही इसमें एक और बेनिफिट क्या है, आपको 18 महीने तक का मोरेटोरियम टाइम मिलता है। मतलब ऐसा होता है अक्सर कि हम लोन लिए, जिस दिन से ही मेरा लोन इश्यू हुआ उसके अगले महीने से ही हमको लोन का किस्त भरना शुरू हो जाता है। यहाँ हमारा कंपनी एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, हमारा कोई प्रोडक्ट बिका ही नहीं है, उससे पहले हमको लोन का किस्त देना पड़ता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको 18 महीने तक कोई भी किस्त देने की जरूरत नहीं है। जब आपका कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए, आपको कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, उसके बाद से आपको इसका किस्त भरना शुरू करना है। उसके बाद है नो कोलेट्रल, आपको यहाँ पे 1 करोड़ तक के लोन के लिए किसी भी तरह का कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आप कई बार बैंक जाते हैं, बैंक आपसे कोलेट्रल के तौर पे जमीन का कागज, घर का कागज या ऐसा कुछ मांगते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। स्टैंड अप इंडिया का लगभग 8,000 से ज्यादा एजेंसी ऐसा है जो आपको पूरा सपोर्ट करता है। क्योंकि आप नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए बिजनेसमैन है, इससे पहले आपने बिजनेस को नहीं चलाया है, तो ये आपको प्रॉपर गाइड करता है कि आपको कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट था जो स्टैंड अप इंडिया द्वारा हमें दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर स्टैंड अप इंडिया का ये जो लोन स्कीम है उसमें लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप इसमें वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हैं, बस इसमें आपका ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि ये कौन है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, आप SC से हैं, ST से हैं, इसका पता चलना चाहिए, इसलिए कास्ट कैटेगरी जरूरी है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, आप कहां पे रहते हैं, इसके लिए आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो वो किस जगह पे होगा, आपका ऑफिस कहां पे होगा, तो ये सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, बिजनेस एड्रेस देना पड़ेगा। साथ ही MOA और पार्टनरशिप डीड, अगर आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पार्टनरशिप में है तो कितने बोर्ड ऑफ मेंबर है या फिर कितने पार्टनर्स हैं, उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा।
साथ ही एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो बिजनेसमैन है उसके नाम पे कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटी हैं, ये भी बैंक को आपको बताना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये इसमें आपका लायबिलिटी ज्यादा होगा तो लोन नहीं मिलेगा या फिर एसेट्स कम होगा तो लोन नहीं मिलेगा। बैंक सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो लोन आप ले रहे हैं, जो जिसको वो लोन दे रहा है, वो उसका एक्चुअल में औकात कितना है, वो कितना ताकत रखता है उस लोन को वापस करने के लिए, बस ये जानना चाहता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एसेट्स कम होने पे आपको लोन नहीं मिलेगा या लायबिलिटी ज्यादा होने पे लोन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, रेंट ऑफ एग्रीमेंट, जहां पे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होने वाला है, जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाला है या फिर जहां पे आपका ऑफिस होगा, अगर वो रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा कि आप उसको कितना दिन के लिए एग्रीमेंट पे लिए हैं। उसके बाद साथ ही एसएसआई और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका कंपनी का। प्रोजेक्ट बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये दोनों चीज चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें आपका पूरे बिजनेस का डिटेल होता है कि आप जो लोन लेने वाले हैं, जो जिस पैसे को आप लेने वाले हैं उसको किस तरह से यूज करने वाले हैं, आप उसमें से कितना मशीन खरीदिएगा, उसमें से कितना रॉ मटेरियल का खरीदिएगा, कितना आपका रेंट जाने वाला है, क्या आपका लेबर के कॉस्ट रहेगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा, ये पूरा डिटेल उसमें रहता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है इसमें उतना चीज नहीं रहता है। इसमें सिर्फ आपका आमदनी कितना हुआ, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपने लोन के लिए कितना पैसा पेमेंट किया, ये सिर्फ बैलेंस शीट देना है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, उसको बनने का पूरा क्या प्रोसेस है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, गिने चुने लगभग 10-11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको स्टैंड अप इंडिया लोन लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसको हम लेंगे कैसे, या इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन ही ले सकते हैं। तो दो कैटेगरी है, आप बैंक भी जा सकते हैं, बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको स्टैंड अप इंडिया का लोन कैसे मिल सकता है। वैसे तो ये पूरा ऑनलाइन ही होता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप बैंक मैनेजर से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। और नहीं तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं तो आप standupmitra.com पे जा सकते हैं, वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, वो अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ था स्टैंड अप इंडिया का पूरा डिटेल जिसको मैंने अभी बताया है। साथ ही मैंने 2 बिजनेस लोन के बारे में पहले ही बता चुका हूं, पीएमईजीपी और मुद्रा लोन के बारे में, तो वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिस किसी को भी इस वीडियो का जरूरत है। मिलते हैं इसी सीरीज के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।